हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक। बच्चों, आज हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पार्ट सेकंड देख रहे हैं इस वीडियो में। और जैसा कि हमने पार्ट वन में एक फीचर पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कि वो हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी। तो इसमें हम उनकी यूज़फुल साइड देखने जाएंगे। ठीक है बच्चों। हमारा टॉपिक है यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसे इनके यूजेस को हमने बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। कॉमर्शियल यूजेस, देन इनके आ जाएंगे हमारे मेडिसिनल यूजेस, देन आ जाएंगे हमारे एग्रीकल्चरल यूजेस और फिर आ जाएंगे एनवायरमेंटल। इनको हम एक एक करके देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इनके कॉमर्शियल यूजेस से। इनके कॉमर्शियल यूजेस को भी हमने बड़े सब टाइप्स में बांट लिया है, जैसे कि ये चीज़ और कर्ड बनाने में यूज होते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ये चीज़ और कर्ड बनाने में कैसे यूजफुल साबित होते हैं, इनका क्या यूज है। तो बेसिकली बच्चों, मिल्क में एक प्रोटीन पाया जाता है, केसिन। ठीक है, अब इस प्रोटीन की एक खास बात है कि ये मिल्क को कोगुलेट कर देगा सो दैट वो कर्ड बन जाए। कोगुलेट होने का मतलब होता है बच्चों थिकर होना, ठीक है, गाढ़ा होना किसी चीज का। तो लेकिन मैंने इसके सामने लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम। ये इसको थिकर तब करेगा, कर्ड में तब कन्वर्ट करेगा जब वहां पे मीडियम कैसा होगा, एसिडिक। अब ये एसिडिक मीडियम कैसे होता है वो हम देखते हैं। एक बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। हमें पता है हमें मिल्क को अगर कर्ड में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें थोड़े से ल्यूकवार्म मिल्क में हम आधा चम्मच कर्ड ऐड करते हैं। तो उसमें क्या होता है बच्चों, एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम होता है एक लैक्टोबैसिलस। वो मिल्क में मौजूद लैक्टोज शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो वहां से फिर मीडियम एसिडिक होना शुरू होता है और फिर ये केसिन प्रोटीन मिल्क को कर्ड में कोगुलेट करता जाता है, कन्वर्ट करता जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक बैक्टीरियम का कितना अहम रोल है आप देख सकते हैं। और ऐसे ही चीज या पनीर बनाने में भी हमारा लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस का यूज होता है, सिमिलर सा प्रोसेस है वहां पे भी। और कुछ जगह चीज और कर्ड प्रोड्यूसर्स होते हैं जो वो क्या करते हैं, रेनेट ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, रेनेट क्या करता है, ये बेसिकली कहां से ऑब्टेन किया जाता है, ये यंग कैटल के स्टमक से। हालांकि अब इसके बड़े अल्टरनेटिव भी आ गए हैं, इसके बड़े और तरीके भी हैं इसको बनाने के। ठीक है, और ये क्या करता है, ये वहां पे लैक्टिक एसिड बनाता है और बहुत जल्दी एसिडिक उसे कर देगा। ठीक है, इस प्रोसेस के मुकाबले थोड़ा जल्दी कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो उस प्रोसेस को थोड़ा फास्टर करने के लिए बहुत सारे चीज प्रोड्यूसर्स रेनेट का यूज करते हैं। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे एक प्रोसेस में आपको पहले समझा देते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, वो प्रोसेस है ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एसिड और एल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, जो कि यहाँ पे भी हुआ, देखो शुगर को एसिड में कन्वर्ट करा गया। इसी प्रोसेस को जहां पे शुगर को एसिड या एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, किनके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, उसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो जो यहाँ पे भी हुई और अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूज में भी। तो कमर्शियल यूजेस में सेकंड आ गया बच्चों हमारा मेकिंग ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस। तो जो वाइन बियर हो गई, उसमें भी सिंपली क्या होता है, ग्रेप्स और बार्ले में मौजूद शुगर का फर्मेंटेशन होता है। और कौन करता है, यीस्ट। ठीक है, और उससे वो शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है, एल्कोहल और CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है बच्चों, तो वहां पे भी ये फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है यीस्ट का। चलिए इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं। कॉमर्शियल में ही थर्ड सब क्लास आ गई बच्चों हमारी ब्रेड मेकिंग में। तो ब्रेड के लिए हमें एक डो तैयार करना पड़ता है, जिसमें हमारा फ्लोर हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, यीस्ट सेल्स हो गए और वाटर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो यीस्ट सेल्स हैं वो फर्मेंट करेंगे और वो शुगर को एल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और ये CO2 का क्या फंक्शन है बच्चों, ये
आपने देखा होगा ब्रेड को, वो स्पंजी और पोरस होती है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो स्पंजी होती है, फ्लफी होती है ना। तो वो होता है CO2 की वजह से, क्योंकि CO2 जो इस दौरान प्रोड्यूस हुई है फर्मेंटेशन के दौरान, वो वहां पे ट्रैप हो जाती है बिटवीन द डो पार्टिकल्स, तो उसे फ्लफी और स्पंजी बना देती है। ठीक है बच्चों। और फिर हम मतलब क्या करते हैं इसमें, हम इसमें बेकिंग करते हैं एट 180 डिग्री सेल्सियस। उससे होगा क्या, उससे दो चीजें होंगी। एक तो जो यीस्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे इतने ज्यादा टेम्परेचर पे। ठीक है। और इस प्रोसेस के दौरान जो अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ वो भी इवेपोरेट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हो रहा है, यीस्ट फर्मेंटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मौजूद शुगर को वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्कोहल और CO2 में। ठीक है। तो ये ब्रेड मेकिंग में ऐसे यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और नेक्स्ट हमारा आ गया मेकिंग ऑफ विनेगर, कॉफी एंड टोबैको। सो इसमें विनेगर की मेकिंग में हमारा बैक्टीरिया यूज होता है। विनेगर बेसिकली एसिड है, एसिटिक एसिड, इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। और कॉफी, टोबैको और टी की प्रोसेसिंग में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम उसकी प्रोसेसिंग में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। इसी प्रकार बच्चों टूथपेस्ट बनाने में डायटम्स की शेल यूज होती हैं, जिसका मेजर फंक्शन टीथ को क्लीन करना होता है। ठीक है बच्चों। तो ये हमने देखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कमर्शियल यूजेस। अब हम आते हैं बच्चों उनके सेकंड यूजेस में, जो कि है मेडिसिनल। तो मेडिसिनल को मैंने 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ है बच्चों। एंटीबायोटिक्स की मेकिंग में, वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट्स और ह्यूमन बॉडी में उनके क्या क्या यूज हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सो एंटीबायोटिक्स, हमारी एंटीबायोटिक्स बनाने में हम किसका यूज करते हैं, सर्टेन बैक्टीरियाज और फंजाई का। ठीक है। बैक्टीरिया में जैसे यहां मैंने एग्जांपल दिया स्ट्रेप्टोमाइसिस। अब इसका हम यूज करते हैं, ये मैंने 2 एग्जांपल लिए एंटीबायोटिक्स के, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन बनाने में। ठीक है। ये एग्जांपल्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं, ये आपके आंसर्स को और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है। और ऐसे ही फंजाई पेंसिलियम, उसका यूज होता है एंटीबायोटिक पेंसिलिन बनाने में। ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जो कि हमारी बॉडी को अगर डिसीज हो जाती है तो उन ऑर्गेनिजम्स को मारने में काम आती हैं, तो वो भी हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। ऐसे ही बच्चों वैक्सीन्स बनाने में भी, अच्छा आपने देखा है कि स्मॉल पॉक्स एक बार हो जाए तो दोबारा नहीं होता, उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनिशियली जब उसको कॉज करने वाले माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आते हैं तो उन्हें हमारी बॉडी के सेल्स पहचान नहीं पाते और वो हमें इफेक्ट कर देते हैं, हमें स्मॉल पॉक्स हो जाता है। बट हमारे बॉडी के सेल्स बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं। अगर उन्हें एक बार समझ आ गई कि ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल चीज नहीं है, तो वो अगली बार जब भी आएंगे वो उन्हें पहले ही खत्म कर देते हैं। ठीक है। वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने नहीं देते। तो फिर रियलाइज करा गया कि जरूरी है कि एक बार हो ही नहीं, तो उसका सोल्यूशन क्या था कि हम क्यों ना, हमने अपनी बॉडी को पहचान ही तो करानी है, तो हम उसके लिए क्या कराते हैं, बहुत ही वीकेंड स्टेट में या डेड, जो हमारे लिए हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनकी बड़ी वीकेंड स्टेट में उनको या डेड स्टेट में उनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है। जिससे कि हमारी बॉडी उनको पहचान लेती है और आगे थ्रू आउट लाइफ वो कभी भी हमें अफेक्ट करने आएंगे तो हमारी बॉडी उनसे हमको अफेक्ट होने नहीं देती। ठीक है। इस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं और इस प्रोसेस से जो हमारी बॉडी की डिसीज से फाइट करने की कैपेबिलिटी इंप्रूव हो रही है उसे हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। चलिए वो टर्म्स को एक बार छोड़ते हैं। तो हमारा क्या देख रहे हैं, हम वैक्सीन्स बनाने में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है। जिसमें हम बहुत वीकेंड स्टेट में डेड या वीकेंड स्टेट में या डेड स्टेट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडीज एंटीबॉडीज बनाती हैं जो कि उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने में कारगर होती है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनी हैं, है ना, जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करती हैं, जैसे कि पोलियो, स्मॉल पॉक्स और भी बहुत सारी। ठीक है। तो इनका वैक्सीन बनाने में बहुत अहम रोल है। ऐसे ही बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स बनाने में, जैसे आपके एल्गी या एलजी, इसमें हमारी ये क्लोरेला और स्पायरुलिना, ये दोनों बड़ी ही रिच होती हैं प्रोटीन्स में।
तो इनके फूड सप्लीमेंट्स बनाने में हम अच्छा खासा यूज करते हैं, उनमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है। ऐसे ही बच्चों हम ह्यूमन बॉडी में भी इनका बहुत यूज है। जैसे इंटेस्टाइन में हमारे दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, एक तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस और दूसरा हो गया इशेरिचिया कोलाई। ठीक है बच्चे, तो इनका क्या यूज है? इनके दो यूजेस हैं हमारी बॉडी में। इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, फूड को पचाने में, और दूसरा इनका यूज है जो भी हार्मफुल माइक्रोब हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा इनका बहुत सारा मेडिसिनल यूज भी है। आगे बढ़ें तो एग्रीकल्चरल यूज। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल, इन दोनों में हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे यूजफुल साबित होते हैं। सो प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है बच्चों? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है जो कि किसी भी यूज की नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, मतलब नाइट्रोजीनियस या नाइट्रोजन कंपाउंड्स में वो कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, अब उस फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक है बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं। ये बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि बेसिकली लेगुमिनियस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में पाया जाते हैं। ठीक है, लेगुमिनियस प्लांट्स आपके पल्सिस होगी जैसे, तो उसके रूट नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। सो इसमें कैपेबिलिटी है कि फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये किसमें कन्वर्ट कर देता है बच्चों? यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। ठीक है, ताकि प्लांट्स उसे यूज कर सके। ऐसे ही नाइट्रोजन साइकिल में बच्चों, नाइट्रोजन एयर में है, वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में यूज होती है, फिर प्लांट्स उसको यूटिलाइज करते हैं, फिर प्लांट्स को एनिमल खाते हैं, एनिमल्स में वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स आते हैं विच इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। ठीक है, फिर हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स खत्म होते हैं तो वो वापस मिट्टी में आते हैं, और उस दौरान बहुत सारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, एकदम इसका उल्टा। और वो भी कैपेबिलिटी है, देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जिनके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स को वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली वो नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होते हैं। और फोर्थ और लास्ट वन हमारा है इसमें यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एनवायरमेंटल यूजेस। तो इसमें हम देखेंगे बच्चों, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरे तो उनकी डेड बॉडीज को डीकम्पोज कौन करते हैं? वो करते हैं बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनकी बॉडी को डीकम्पोज करने के दो फायदे हुए। अगर ऐसा ना होता, डीकम्पोजिशन ना होता, तो इस धरती पे लाशों के ढेर पड़े होते लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, है ना। बट ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंजाई उसको डीकम्पोज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, उससे दो फायदे क्या हुए? एक तो ये क्लीनिंग एजेंट का भी काम कर रहे हैं, है ना, धरती के ऊपर से इन लाशों के ढेर को खत्म कर रहे हैं। मोर ओवर जब उनकी बॉडी को डीकम्पोज करते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो उनकी बॉडी में थे वो वापस सोइल में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल को भी मेंटेन करने का काम करते हैं बच्चों। और इनका यूज हो गया बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट में भी हम बैक्टीरियाज का यूज करते हैं, जो वहां पे क्या रोल प्ले करते हैं? वो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर के डिके में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली ये इनकी यूजफुल साइड थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। और अगले पार्ट में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट भी होगा, इसमें हम उनकी हार्मफुल साइड और फूड प्रिजर्वेशन टॉपिक देखेंगे बच्चों। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।